हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी काव्य खंड का 5वां पाठ वो पढ़ेंगे, जो कि इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये जो कविता है हमारी उत्साह और अट नहीं रही है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि के बारे में हम मुख्य जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानें, उनकी रचनाएं जानें कि उन्होंने क्या क्या लिखा और वो किस तरह के कवि रहे हैं और अपने काव्य में किस तरह की वो रचना जो है किस ढंग से वो करते हैं। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यदि हम इनके बारे में जानें तो जन्म इनका जो हुआ है वो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला यानी जिला कौन सा है, उन्नाव, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो आप केवल इतना ही याद रख लें कि वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई और उन्होंने स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, देखिए है ना। तो उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनके जीवन में जिनकी विचारधारा जो है किनके अनुसार थी, परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यानी वो केवल कविताएं नहीं लिखते हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है और निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनकी विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। देखिए ये पंक्ति ध्यान रखें, उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो ये थी कुछ जानकारी, मुख्य जानकारी जो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानी। तो आइए अब जो हमारी ये उत्साह और अट नहीं रही है ये कविता है, तो इसका सार हम जान लें कि मुख्यतः उन्होंने इसमें क्या कहने का प्रयत्न किया है और किसके ऊपर ये कविता आधारित है। ठीक है, कौन से बिंदु उन्होंने इस कविता के अंतर्गत लिए हैं। तो देखिए उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान क्या होता है? आह्वान, पुकार। ठीक है, तो आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। ठीक है, ये याद रखना है कि उत्साह कविता क्या है, ये एक आह्वान गीत है और बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है।
कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, ठीक है। कविता में ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। और दूसरी तरफ अगर यदि मैं कहूँ, देखिए उत्साह जो कविता है ये छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है और कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। तो इस तरह से कवि ने जो है वो बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन इस उत्साह कविता में किया है। और अगली जो है हमारी इसी के साथ अट नहीं रही है कविता भी है। तो अट नहीं रही है में इन्होंने क्या किया है कि ये कविता किससे संबंधित है? फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो अट नहीं रही कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उगाए हैं, तो कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समा पा रही है, बाहर झलक रही है, मतलब बाहर आ रही है। तो चलिए पहली कविता देखिए, कौन सी? उत्साह कविता, जिसमें बादलों को संबोधित कर रहा है कवि। बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन इस उत्साह कविता में हुआ है। यह है उत्साह कविता। चलिए आइए हम पहला जो है इसका पहले जो पंक्तियां हैं उसे हम पढ़ लें, काव्य पंक्तियां। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। ठीक है, तो ये आज केवल ये पहला ही पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम जो कठिन शब्द वैसे इतने नहीं हैं इसमें, लेकिन चलिए जो भी है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर घोर आया ना, घेर घेर घोर, तो घोर का क्या अर्थ है? भयंकर। घोर अर्थात भयंकर। ठीक है, गगन तो पता ही है, आकाश। धाराधर, धाराधर बादल को कह रहे हैं। ललित यानी सुंदर और मनोरंजनकारी। ठीक है, ललित होता है सुंदर और मनोरंजनकारी। और यहाँ पर है विद्युत छवि। विद्युत छवि मतलब
विद्युत छवि बिजली की सी शोभा। ठीक है, विद्युत छवि बिजली की सी शोभा। उर अर्थात हृदय या मन। और वज्र अर्थात कठोर या भीषण। और नूतन मतलब नई। ठीक है, तो आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझें। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, बादल गरजो, तो कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वे उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ। ठीक है, ये देखो, बादल गरजो का मतलब क्या है? कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, ये बादल गरजो का भाव है कि कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है कि ओ बादल तुम खूब गरजो, खूब कड़को और खूब गड़गड़ाओ। ठीक है, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। ठीक है, तुम्हारे केश, ये इसी पंक्ति का मतलब है, उसका भाव यही है कि तुम अपनी भयंकर गर्जना से इस आकाश को घेर लो। ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो तुम्हारे केश इतने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ठीक है, तुम्हारे केश इतने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है। कवि बादल को किसकी संज्ञा दे रहा है? कवि की संज्ञा दे रहा है। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो, कि तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो ओ कवि। तो संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाओ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम भावार्थ जान लें। तो पूरी पंक्तियां सामने हैं, आप देखते जाइए। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो ओ कवि। संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो गड़गड़ाओ। तो आइए इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इस केवल इतने में से जो आज हमने पहले काव्य जो पद्य पढ़ा है उसमें से जो प्रश्न बनते हैं, इस पर आप चिंतन मनन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? दूसरा प्रश्न, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों?
तीसरा प्रश्न, कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की? कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की? ये 3 प्रश्न हैं जिन पर आप चिंतन मनन करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर लेके प्रस्तुत होंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।